हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। छत्तीसगढ़ समसामयिकी यानी कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के जो बेस्ट पार्ट है पूरे साल भर के 2023 के, उसकी ये सीरीज चल रही है। उसका पार्ट 7 आपके सामने है, जिसमें मैक्सिमम जो है मार्च 2023 के जो करंट अफेयर्स हैं उसको मैंने इंक्लूड किया है। इसके बाद का जो पार्ट रहेगा उसमें भी मार्च के रहेंगे, बट उसमें अप्रैल का भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर का सिलसिला पार्ट 7। मेरा नाम है मनोज सिंह। यहाँ पे आप मेरा परिचय देख सकते हैं। और जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। 10,200 एस्पिरेंट्स का हमारा परिवार है और एडीजे एस्पिरेंट डाल के आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, या नीचे लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, ताकि आपको न्यू आइडियाज़ लगातार मिलते रहें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो का, जहाँ से हमने अंत किया था, यानी कि कुछ क्वेश्चन, उसका आंसर। मैक्सिमम लोगों ने आंसर बिल्कुल सही बताया है और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को एम्बिलियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किस एंड्रॉयड ऐप द्वारा पढ़ाई करने के लिए प्रदान किया गया है? ऑप्शन दिया था मैंने, ए पढ़ई तो हरद्वार, बी बुलटू के बोल, सी सुगर पढ़वैया और डी निकलर। आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो सही दिया है। और ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था, लेकिन फिर भी आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो सही आंसर था निकलर ऐप। निकलर ऐप का मतलब क्या है? एनआईसी जिन्होंने इसको बनाया है, और एलईआर मतलब लर्निंग। एनआईसी के द्वारा लर्निंग के लिए ऐप बनाया गया, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं निकलर। ठीक है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को एम्बिलियन पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है। यह पुरस्कार कहाँ दिया गया था? दिल्ली में दिया गया था। और साउथ एशिया में एम्बिलियंथ अवार्ड मोबाइल के माध्यम से आम जनता तक तकनीक का उपयोग कर जीवन सुगम बनाने की दिशा में किया जा रहे नवाचारों को सम्मानित करता है। इसकी शुरुआत एम्बिलियंथ की कब से हुई थी? 2010 से हुई थी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि एम्बिलियंथ के बारे में आपको जानकारी रहे। अवार्ड तो मिलते हैं, किसको मिलते हैं वो आपको पता रहता है, लेकिन जो अवार्ड मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, वो कब से शुरू हुआ है, वो कहाँ से दिया जाता है, इस बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी आंसर आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही दिया था। आपके ऑप्शन है, गीदम में खुलने वाले मेडिकल कॉलेज का नया नाम क्या होगा? तो महामाया मेडिकल कॉलेज, बी माँ दंतेश्वरी मेडिकल कॉलेज, सी बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज, या डी महेंद्र कर्मा मेडिकल कॉलेज। गीदम आप जानते हैं कहाँ है? दंतेवाड़ा में है। तो दंतेवाड़ा में एक बहुत ही प्रसिद्ध माता का मंदिर है, और वहीं से इसका नामकरण किया गया है। और इसका सही आंसर है बी, यानी कि माँ दंतेश्वरी मेडिकल कॉलेज। और आप में से सभी लोगों ने इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दिया था। आप ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए, ताकि आप लगातार अपडेट रहें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स के इस पार्ट के क्वेश्चंस का सिलसिला। और सबसे पहला क्वेश्चन नामकरण को लेकर ही है कि अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज का नाम किस महान विभूति के नाम पर रखा गया है? आप जानते ही हैं कि नामकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जिस तरह से बड़े इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, यानी कि मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, उनके नामकरण को लेकर लगातार घोषणाएं हो रही हैं। तो ऐसे में आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि कौन से मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है। तो अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज का नाम किस महान विभूति के नाम पर रखा गया, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ए माँ महामाया मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन बी राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंह देव मेडिकल कॉलेज, सी राजमोहिनी देवी मेडिकल कॉलेज, या डी संत गहिरा गुरु मेडिकल कॉलेज। आपके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, और ये चारों ही नाम सरगुजा से ही संबंधित है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वो नाम है जिसके नाम पर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है। अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइए, और नहीं तो फिर हम डिस्क्रिप्शन में तो इसकी चर्चा करेंगे ही। लेकिन मैं क्वेश्चंस को डिटेल में करके बताऊंगा, ताकि आपको पता रहे कि क्या चीज़ कैसे होती है। माँ महामाया मेडिकल कॉलेज, महामाया यहाँ पे नाम क्यों? क्योंकि महामाया देवी यहाँ पर स्थित हैं अंबिकापुर में, और महामाया देवी स्थित हैं आपके बिलासपुर में भी। तो ऐसी मान्यता है कि एक्चुअल जो महामाया मंदिर था वो अंबिकापुर में था, लेकिन उस वक्त के जो लुटेरे आए थे, वो महामाया माता के गले में इतने आभूषण थे कि वे उसे निकाल नहीं पाए, तो उन्होंने माता का सर ही काट लिया। लेकिन जब वो सर लेके जा रहे थे, तो बिलासपुर में जो कलचुरी साम्राज्य के राजा थे, उनको सपना आया, और उन्होंने चोरों को पकड़ा, और वहाँ पे माता का सर उन्हें मिला, तो वहाँ पे सर स्थापित हो गया। तो इस तरह से जो महामाया मंदिर का धड़ है वो सरगुजा में है, अंबिकापुर में है। जो सर है वो बिलासपुर में स्थापित है। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंह देव, ये नाम है वर्तमान में जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव की माता जी का नाम है राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंह देव। ये भी मंत्री रह चुकी हैं मध्य प्रदेश के शासन में, और विधायक रह चुकी हैं। राजमोहिनी देवी मेडिकल कॉलेज, राजमोहिनी देवी जो है वो एक समाज सेविका हैं, सरगुजा की बहुत बड़ी समाज सेविका हैं, आज भी इनका नाम चलता है। इनको भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। और संत गहिरा गुरु, संत गहिरा गुरु वर्तमान में कुसमी से जो विधायक हैं चिंतामणि सिंह महाराज, उनके पिताजी का नाम है। और गहिरा गुरु का काफ़ी बड़ा नाम है सरगुजा में, बहुत सारी संस्थाएं उन्होंने खोल रखी, आज भी संस्कृत की पढ़ाई यहाँ पे होती है। तो ये चारों नाम आपने देख लिया। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। आपने अगर बता दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम सीधे चलते हैं अपने डिस्क्रिप्शन की तरफ। राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंह देव, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो मेडिकल कॉलेज है
उसका नाम है राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव। लेकिन मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जो संबंध हॉस्पिटल है, चिकित्सालय है, उसका नाम है राजमोहिनी देवी स्मृति चिकित्सालय। ठीक है, तो दो नाम है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा मेडिकल कॉलेज है और कौन सा अस्पताल का नाम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। राजमाता के नाम से जो कॉलेज का नाम किया गया है और राजमोहिनी के देवी के नाम से उसका चिकित्सालय का नाम दिया गया है। हर मेडिकल कॉलेज में एक चिकित्सालय होता है जहाँ पे बच्चे जाके प्रैक्टिस करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे दो नाम है। मेडिकल कॉलेज का नाम देवेंद्र कुमारी सिंहदेव और मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का नाम माता राजमोहिनी देवी स्मृति चिकित्सालय। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, तस्वीर भगवान बुद्ध की है, लेकिन आपको बताना ये है कि उत्खनन कार्य के दौरान कौन से स्थान से पांडु वंशी काल की प्राचीन बुद्ध प्रतिमा मिली है। एक चीज़ ये भी समझ में आ गया कि पांडु वंशी काल की प्राचीन बुद्ध प्रतिमा है। तो पांडु वंश के बारे में आपको अगर कुछ लिखने को आए तो आप इसके बारे में उल्लेख कर सकते हैं। मैं ये बताऊंगा कि आखिरकार ये मूर्ति कहाँ से मिली है और कहाँ पर स्थित है। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए तारा, ऑप्शन बी आरंग, ऑप्शन सी सोंड्रा और ऑप्शन डी राजिम। ठीक है, तो ये आपके पास नाम है। आपको बताना है कि आखिरकार उत्खनन के दौरान कौन सा वो स्थान है जहाँ से पांडुवंशी काल की प्राचीन बुद्ध प्रतिमा मिली है, और आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। यही वो प्रतिमा है जो कि मिली है। और यहाँ पे एक व्यक्ति जो है अपना मकान बना रहा था, और जब उसने मकान की नींव के लिए खुदाई शुरू की तब उसे ये प्रतिमा मिली, और इस जगह का नाम है सोंड्रा। तो सोंड्रा है कहाँ पे? रायपुर से जब हम बिलासपुर जाने के लिए निकलेंगे तो तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर यह ग्राम स्थित है सोंड्रा। और वहीं पर गृह निर्माण के लिए जब काम किया जा रहा था तो वहाँ पे पांडुवंशी काल की ये प्राचीन बुद्ध प्रतिमा मिली है, और इससे गांव में काफ़ी खुशी है। ये जो घर बन रहा था वो दिलेंद्र बंछोर नाम के व्यक्ति अपना घर बना रहे थे, और उसी वक्त जो है सोंड्रा गांव में उत्खनन के दौरान ये प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह जो स्थान है वो खारून नदी से लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा पर स्थित है। ठीक है, तो कौन सी नदी के किनारे मिला है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। खारून नदी के किनारे कहाँ पर मिला है? सोंड्रा में मिला है, और ये एक गृह निर्माण के दौरान मिला है। और ये प्रतिमा किस काल की है? पांडुवंशी काल की है। किसकी प्रतिमा है? बुद्ध की प्रतिमा है। तो एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे, और ये सारे क्वेश्चन जब अपने दिमाग में आप रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूँ आप नोट्स लगातार बनाते हुए चल रहे होंगे ताकि आपसे कोई चीज़ छूटे ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण परिवारों का 1 अप्रैल 2023 से सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वेक्षण किस विभाग द्वारा किया गया? ये तो सबको पता है कि ग्रामीण परिवारों का जो सर्वेक्षण है, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे किया गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कब शुरू किया गया, तो 1 अप्रैल से शुरू किया, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया। लेकिन किस विभाग के द्वारा ये कराया गया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बात की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बी वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सी नगरीय विकास एवं प्रशासन विभाग, या डी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। तब तक हम चर्चा करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन पे और जानेंगे कि सही सवाल का जवाब क्या है। ठीक है, ये आपको पता ही है कि 1 अप्रैल 2023 से इसकी शुरुआत की गई, लेकिन किस विभाग के द्वारा शुरू की गई ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपने आंसर दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ और देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या कुछ लिखा है। तो इसका सही जवाब है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। तो ये जो सर्वे है, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे 1 अप्रैल 2023 से ये करा रहा है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। इस सर्वे में पिछले 12 वर्षों की अवधि में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सामाजिक जीवन में हुए प्रभावों की जानकारी एकत्र की गई। इससे भावी योजनाओं और नीतियों के निर्माण में सहायता मिलेगी और चिन्हित पात्र परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब समझ में तो ये आ गया कि आखिरकार ये क्यों सर्वे कराया गया, इन सारी चीज़ों के लिए कराया गया है। लेकिन इतने समय बाद क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो जनगणना हुई है वो 2011 में हुई है, और 2011 के बाद से जनगणना नहीं हो पाई क्योंकि कोविड हो गया था। 2021 में जनगणना होनी थी। तो इस कंडीशन में ये जो अवधि है इसमें लोगों को सही लाभ नहीं मिल रहा है, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पेशल ये सर्वे कराया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, जो कि 1 अप्रैल से पूरे अप्रैल के महीने में किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आंसर देने की कोशिश करिए। स्कूल शिक्षा विभाग के किस कार्यक्रम को वर्ष 2022 का स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है? स्कूल शिक्षा विभाग के किस कार्यक्रम को वर्ष 2022 का स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है? स्कॉच अवार्ड आप लगातार सुनते रहते हैं, लेकिन स्कॉच अवार्ड है क्या, शायद ही आपने जानने की कोशिश नहीं की होगी। मैं इसमें यह भी बताऊंगा कि आखिरकार स्कॉच अवार्ड क्या है, कब से इसकी शुरुआत की गई है, तो इस बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। पेपर 7 में पूछ सकता है अवार्ड के बारे में, स्कॉच अवार्ड क्या है। अब आपके ऑप्शन है पढ़ई तुहर द्वार, अंगना में शिक्षा, बुल्टू के बोल, या स्वामी आत्मानंद स्कूल।
स्कूल शिक्षा विभाग के किस कार्यक्रम को वर्ष 2022 का स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है? पढ़ई तुहर द्वार, अंगना में शिक्षा, बुलटू के बोल या स्वामी आत्मानंद स्कूल। आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ और देखते हैं। तो 2022 का स्कूल शिक्षा विभाग में जो स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है वो अंगना में शिक्षा कार्यक्रम के लिए प्राप्त हुआ है। 2022 में समग्र शिक्षा के द्वारा संचालित कार्यक्रम के तहत बहुत अच्छा काम हुआ था, उसके लिए स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये जो पूरा कार्यक्रम है अंगना में शिक्षा, ये किसके द्वारा चलाया जाता है? महिला शिक्षिकाओं के समूह द्वारा चलाया जाता है। ये अंगना में शिक्षा भी आपके 2 नंबर के लिए मेंस में आ सकता है, इसलिए इसके पॉइंट्स को जरूर नोट कर लीजिएगा ताकि आपका मेंस भी लगे हाथ कंप्लीट होता रहे। इस वर्ष कार्यक्रम का तीसरा वर्ष होगा और प्रतिवर्ष इसमें महिला नेतृत्व द्वारा कुछ नया डिजाइन शामिल किया जाता है। ठीक है, तो अंगना में शिक्षा एक ऐसी योजना है जो समग्र शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है और इसमें सिर्फ महिला शिक्षिकाएं ही पढ़ाती हैं और वो हर वर्ष कुछ नया इनोवेशन करती हैं जिसकी वजह से लर्निंग प्रोसेस काफ़ी अच्छा हो सके। और इसी प्रयास को देखते हुए वर्ष 2022 का स्कॉच अवार्ड अंगना में शिक्षा कार्यक्रम को मिला है। तो इस तरह से अंगना में शिक्षा कार्यक्रम आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे थे स्कॉच अवार्ड की, तो हम देख लेते हैं स्कॉच अवार्ड क्या है। सबसे पहले तो एक स्वतंत्र संगठन है, ठीक है, जो देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, एक स्वतंत्र संगठन के द्वारा दिया हुआ। यह उन लोगों को, परियोजनाओं को और संस्थानों की पहचान करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। तो किन की पहचान करता है? लोगों की पहचान करता है, परियोजनाओं की पहचान करता है और संस्थानों की पहचान करता है। क्यों करता है? जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। ठीक है, स्थापित कब हुआ था? 2003 में यह स्थापित हुआ था और उसके बाद से लगातार यह अवार्ड दिया जा रहा है। किस क्षेत्र में दिया जा रहा है? डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक समावेश के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रयासों के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि स्कॉच क्या है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में आ सकता है। और इसके अलावा किस शिक्षा विभाग की योजना को मिला है? तो अंगना में शिक्षा योजना को मिला है। उम्मीद करता हूँ ये जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिटेल है, वो आपको पसंद आ रहा होगा और आप इसको नोट भी कर रहे होंगे ताकि आने वाले समय में आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय के अनुसार अब किसानों से प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी? आपको ये पता है कि पिछले वर्ष जो है 15 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही थी, तो 15 क्विंटल धान कट हो गया। 10 क्विंटल कम तो कर नहीं सकती, सरकार बढ़ा रही है। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन, 20 या 25 क्विंटल। इसमें से कोई एक क्वेश्चन जो है, कोई एक आंसर जो है आपका सही है। इस तरह से आपने एलिमिनेशन प्रोसेस से 50% ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया और आपके पास बचेगा 50%। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो उसको अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। थोड़ा रिस्क रहता है लेकिन ये 50-50% का रिस्क रहता है। दैट मीन्स कि अगर आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ऐसे, तो आपके 2 क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते हैं और 2 क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके सही हुए तो आपको मिले 4 नंबर और 2 क्वेश्चन आपके गलत हुए तो आपका तकरीबन जो है 2 क्वेश्चन का वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 0.66 ये 2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और आप जब माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि तकरीबन आपको 2.5 नंबर के आसपास का फायदा होगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप इसको एलिमिनेट करके अच्छे से इसको कर सके। तो हम क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय के अनुसार अब किसानों से प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी? आपके ऑप्शन है ए 10 क्विंटल, आपके ऑप्शन है बी 15 क्विंटल, आपके ऑप्शन है सी 20 क्विंटल या ऑप्शन डी 25 क्विंटल। सही ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और हम देखते हैं इसके डिटेल की तरफ। तो अब ये है 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल धान की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। और इसकी घोषणा किसने की है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है और अब समर्थन मूल्य पर वो क्या कर रहे हैं कि 15 क्विंटल की जगह 1 एकड़ में 15 क्विंटल की जगह 1 एकड़ में 20 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। और इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में सीधे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, फ्लैट क्वेश्चन, कि प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। पेपर 5 से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स का, उसको आप देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फैसले से किसान काफ़ी खुश हैं। किसानों ने कहा है कि अब अतिरिक्त धान को औने पौने दाम पर बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धान खरीदी को लेकर, सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है इस पर, इसलिए इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। मार्च 2023 के महीने में रायपुर के किस महाविद्यालय का हीरक जयंती यानी कि डायमंड जुबली समारोह मनाया गया है? 2 चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि यह रायपुर का महाविद्यालय है और इसका हीरक जयंती मनाया गया है। ठीक है, तो महाविद्यालय है तो इसका दैट मीन्स कि ये कोई कॉलेज है और आपको बताना है कि किस तरह से इसका डायमंड जुबली मनाया गया है। तो वो कौन है? डायमंड जुबली का मतलब क्या होता है? 60 वर्ष। ऐसा कोई इवेंट जिसके 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो वहाँ पे डायमंड जुबली समारोह मनाया जाता है। तो अब देखिए आपके ऑप्शन है ए आयुर्वेद महाविद्यालय, ऑप्शन बी विज्ञान महाविद्यालय, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ महाविद्यालय और ऑप्शन डी JN पांडे कॉलेज।
इन चारों में से कोई एक कॉलेज है जिसका हीरक जयंती यानी कि डायमंड जुबली समारोह मनाया गया है। आपको बताना है कि वो कौन सा कॉलेज है, जो कि मार्च 2000 महीने में मनाया गया है और ये रायपुर का ही कॉलेज है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, ए आयुर्वेद महाविद्यालय, बी विज्ञान महाविद्यालय, सी छत्तीसगढ़ महाविद्यालय और डी JN पांडे कॉलेज। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखाइए, बताइए। और नहीं पता तो हम चलते हैं सीधे इसका डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो ये है साइंस कॉलेज रायपुर, जिसका कि गोल्डन जुबली समारोह मनाया गया है और ये पंडित दीनदयाल समारोह में इसका इवेंट मनाया गया। मुख्यमंत्री यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। और कॉलेज का पूरा नाम क्या है? शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? GNSC। ठीक है, गवर्नमेंट नागार्जुन साइंस कॉलेज, ये इसका शॉर्ट नाम है। GNSC के नाम से जानते हैं जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते होंगे। तो यही वो महाविद्यालय है जिसका डायमंड जुबली समारोह मनाया गया। जब भी कोई कॉलेज इतना बड़ा इवेंट करता है तो इस तरह के इवेंट के क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है और उसको जरूर से पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत कब से की गई है? एक योजना है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, ऐसी योजना है जो कि मेंस में आने के चांसेस हैं और इसकी शुरुआत कब की गई है आपके प्रीलिम्स के लिए या वनडे के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है ए 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 20 अप्रैल या डी 21 अप्रैल। ये चार ऑप्शन, इसमें से बताना है कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत कब से की गई है। और मैं आपको हिंट दे देता हूं कि एक बहुत ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन इसकी शुरुआत की गई है। तो वो अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन सा है इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तब अपने क्वेश्चन को आपको रिलेट कर लेंगे और भूलेंगे नहीं। नहीं पता तो चलिए हम डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दे दिया है। अब हम देखते हैं कि आखिरकार इसका सही आंसर क्या है। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस के दिन शुरू की गई है, जो पड़ता है 21 मार्च को। तो इसे एक क्वेश्चन का आंसर और मिल गया आपको कि अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को बनाया जाता है और वानिकी दिवस है, इसीलिए उस दिन मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है वृक्ष संपदा योजना का, ये आपको जानकारी होना चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे डिटेल में चीज़ें बता दी हैं, आप नोट कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना से किसानों की आय में बढ़ोतरी और पर्यावरण में सुधार होगा। छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा मिलेगा। 5 वर्षों में 1.80 लाख एकड़ में 15 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य दिया गया है। लक्ष्य को लेकर भी क्वेश्चन आ सकता है। किसानों को सालाना प्रति एकड़ 15 से 20 हज़ार रुपए तक की आय होगी और इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के इच्छुक भूमि स्वामी पात्र होंगे। सभी वर्ग के इच्छुक भूमि स्वामी मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है कि कौन पात्र होगा या कौन पात्र नहीं होगा। जो भी भूमि स्वामी हैं वो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत पात्र है। तो इसकी शुरुआत की गई थी 21 मार्च को और 21 मार्च को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की किस महत्वाकांक्षी योजना को CSI ई-गवर्नेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? छत्तीसगढ़ की किस महत्वाकांक्षी योजना को CSI ई-गवर्नेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन तो हम देखेंगे ही। आपके ऑप्शन हैं ए राम वनगमन परिपथ योजना, ऑप्शन बी स्वामी आत्मानंद स्कूल, ऑप्शन सी हाट बाजार क्लिनिक योजना और ऑप्शन डी गोधन न्याय योजना। तो किस योजना को CSI के ई-गवर्नेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है ये आपको बताना है। सही आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ये है गोधन न्याय योजना। अब CSI द्वारा दिया गया है। CSI का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। और CSI के द्वारा क्या दिया गया है? ई-गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है। किस योजना को दिया गया है? गोधन न्याय योजना को दिया गया है। दिल्ली टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी BR अम्बेडकर सभागृह में दिया गया है और स्टेट एंड प्रोजेक्ट कैटेगरी में दिया गया है। तो CSI के द्वारा ई-गवर्नेंस अवार्ड तो गोधन न्याय योजना को दिया ही गया है। आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि किस कैटेगरी में दिया गया है। तो स्टेट एंड प्रोजेक्ट कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि गोधन न्याय योजना को पूर्व में भी स्कॉच गोल्ड अवार्ड और राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवार्ड भी मिल चुका है। तो गोधन न्याय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे वनडे हो, चाहे मेंस के क्वेश्चन हो या मेंस में ऐसे हो, क्वेश्चन इससे आता ही आता है और इसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको गोधन न्याय योजना की होनी चाहिए। इसलिए जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे और आप इजीली जो है उसको रिवाइज कर सकें। तो इसके साथ हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्विज। और क्विज क्वेश्चन 1 इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो क्विज के रूप में रहेगा। ये आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के पहले छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए रेडियो मितान, ऑप्शन बी रेडियो संगवारी, ऑप्शन सी रेडियो रायपुर और ऑप्शन डी रेडियो भुइयाँ।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बताना है आपको, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग सही आंसर देंगे, क्योंकि पिछले क्विज का आप लोगों ने आंसर बहुत ही सही दिया था। और क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर बताइए। राज्य के किस महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? राज्य के किस महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आयुर्वेद महाविद्यालय, ऑप्शन बी विज्ञान महाविद्यालय, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ तकनीकी महाविद्यालय। तो ये 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसको छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। सही ऑप्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, उसके बाद मैं अगले वीडियो के शुरुआत में इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस के पार्ट थे जिनको आपको बताना है। लगातार करंट अफेयर से जुड़े रहिए ताकि आपको चीज़ें पता रहें। इस वीडियो सीरीज को आप ध्यान से देखिए और इसके नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको सही चीज़ों की जानकारी मिलती रहे। ठीक है, एस्पिरेंट्स जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे 10,200 प्लस एस्पिरेंट की प्राउड फैमिली है। हम लोग लगातार एक दूसरे से आइडिया शेयर करते रहते हैं और जो चीज़ें हैं वो आपको लगातार सही समय पर पता चलती रहती हैं। और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने लक्ष्य को पाने में बिल्कुल सफल होंगे और कोई भी ताकत आपको अपने लक्ष्य को पाने में रोक नहीं सकती है। लगातार ऐसे ही पढ़ते रहिए। वीडियो का जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो जल्दी ही लेकर आऊँगा और कंटेंट को आप नोट जरूर कर लीजिएगा और इसे याद करते रहिएगा। कई लोग देखता हूँ रिवीजन नहीं करते हैं, लेकिन रिवीजन का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है IRRR उसको ज़रूर आप देखिएगा। और इसके अलावा RRR रीड रिवाइज रिकॉल, ये भी वीडियो जो है आप नहीं देखा है आपने तो उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके कंटेंट लगातार तैयार होते रहें और जो पिछली चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको आप भूलें ना, बल्कि उसको साथ साथ आगे लेके चलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद।